अरे रामू के बापू, अब तो लड़के बड़े हो गए हैं, शादी का सोचो, नहीं तो गांव वाले कहेंगे कि हमने कुंवारे ही बुढ़ापे में ढकेल दिए। और कहाँ बैठाएंगे बहुएं हैं? एक कमरा है, उसमें पहले से ही छत चूती है, और तू कहती है कि शादी करा दो। भूल गई पिछली बार की बरसात के मार कैसे इस घर में पानियों का जमावड़ा रहता था। और अब ये गर्मी, कुछ तो सोच समझकर बोल रामू की महतारी। अरे हमका सब याद है, हम कुछ नहीं भूले, लेकिन हम तो ये कहत चाहत रहे कि शादी कराओ, बाकी सब तो भगवान देखेगा। जैसे तैसे जिए हैं वैसे तैसे निपटा लेंगे, और का आखिर कब तक जवान बेटों की शादी नहीं करेंगे। देखिए, बेल को अगर कुटे से ना बांधा जाए तो इधर उधर जाकर सींग ही मारेगा। वो अलग बात है कि हमार बेटवा ऐसा नहीं है। कह तो ठीक रही है। ठीक है, हम देखत हैं कौनो बढ़िया लड़की अगर मिल जात है तो शादी करवाइए देंगे इसका। ऐसा कहकर हरिराम वहां से चला जाता है और गांव के पंडित जी से जाकर मिलता है। उन्हें सारी बातें बताता है, जहां पंडित जी उन्हें 2 लड़कियों की फोटो दिखाते हैं। वो दोनों लड़कियां सगी बहनें थीं। देखिए पंडित जी, आप तो सब जानते ही हैं, हम गरीब हैं और मेरे दोनों बच्चे और मैं बस दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं। हम बहुत बड़े लोग तो नहीं हैं। बाकी अगर इन लड़कियों के पिताजी शादी के लिए मानते हैं तो फिर शादी करवाने में मेरे को कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए जजमान, मैं तो जहाँ तक लड़की वालों को जानता हूँ वो भी गरीब परिवार से ही है। ये दोनों बहनें पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें इस बात का कभी घमंड नहीं आया। और रही बात गरीबी की, तो वो इंसान कभी भी गरीब नहीं जो 2 वक्त की रोटी अपने मेहनत और दम पर अपने परिवार वालों को खिलाता हो। अगर आप कहें तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊं। अरे जी बिल्कुल, नेक काम में भला देरी कैसी। इसके बाद हरिराम वहां से ये सब कुछ कहकर चला जाता है और वहीं पंडित जी ये रिश्ता पक्का करवा देते हैं। और अब हरिराम के दोनों बेटे और उन दोनों बहनों की शादी हो जाती है और वो दोनों बहनें अपने अपने ससुराल आ जाते हैं। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम्हारा स्वागत है ये घर में। कलश अपने शुभ पैरन से गिराकर घर में अंदर प्रवेश करो। जी माँ जी। ऐसा कहने के बाद वो दोनों बहनें कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाती हैं, जहां उनकी सास उन दोनों से कहती हैं, देखो बहुओं, अब से ये घर तुम्हें को संभालना है। सुख दुख जो कुछ भी है हमें यही इसी घर में रहकर हंसी खुशी बिताना है। जी माँ जी। चलो बाबू, मैं तुम दोनों का कमरा दिखाती हूँ, चलकर थोड़ा आराम कर लो। ऐसा कहकर श्यामा देवी अपने दोनों बहुओं को उनके एक ही कमरे के ससुराल में ले जाती है। वो एक कमरा देखकर थोड़ी हैरान सी रह जाती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, ये किसका कमरा है, मेरा या फिर छोटी का? बहू, मैं कुछ समझी नहीं। ये तुम दोनों का कमरा है, किसी ने बताया नहीं का तुमका? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक कमरे में 2 बहुएं भला कैसे रहेंगी? इस तरह गुड़िया के कहने पर श्यामा देवी अपनी दोनों बहुओं को सारी बातें बताती है कि वो किस तरह से गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब उन्हें भी यही जिंदगी जीनी है। ऐसी बातें सुनकर वो दोनों बहुएं कुछ ना कह पाती हैं और चुप्पी साध लेती हैं। वहीं इतना कुछ समझाकर श्यामा देवी वहां से चली जाती हैं। अरे गुड़िया बहन, हम तो सोच रहे थे कि जेठानी बनेंगे, लेकिन यहाँ तो बहनपना ही निभाना पड़ेगा, वो भी एक कमरे के ससुराल में। हाँ दीदी, अब कर भी क्या सकते हैं, एक ही कमरा है, पर्दा डाल के ही रहना होगा। अब कोई चॉइस भी तो नहीं है हमारे पास। ऐसा कहकर वो दोनों बहनें इस कमरे में पर्दा लगा देती हैं, जहां पर्दे के एक तरफ बिंदिया होती है तो वहीं दूसरी तरफ गुड़िया। दोनों ही अपने पतियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं वो दोनों भाई एक दूसरे से बात करते हैं। अरे छोटे, अब क्या करें यार, आज तो लगता है इस एक ही कमरे में रात काटनी पड़ेगी, लेकिन कैसे कटेगी रात? मैं भी यही सोच रहा था भैया। खैर,
अब छोड़िए इन सभी बातों को, ऐसे सोचने का कोई फायदा नहीं है। चलिए कमरे में अंदर चलते हैं। हाँ शायद तो ठीक ही कह रहा है। ऐसा कहकर वो दोनों कमरे की ओर जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाकर लेट जाते हैं। अरे ये कैसी सुहाग रात है जी, पर्दा हिलता है, सब सुनाई देता है, शर्म से मर ही जाऊं। चुप रहो ना, जैसे सब छेल रहे हैं वैसे हम भी। नींद आएगी तो सब भूल जाओगे। भला ई का बात हुआ? तभी पर्दे के दूसरी तरफ से गुड़िया की आवाज आती है। दीदी आप सोई क्या? हाय राम, अभी कौन सो रहा है? गर्मी से जान निकली जा रही है। भला इतनी गर्मी में नींद किसको आए? पंखा भी ठंडी हवा नहीं देता, ऊपर से ये मच्छर एकदम परेशान करके रख दिए हैं। वही तो, ये मच्छर, ये टूटे हुए पंखे हमारे आज की सुहागरात की निशानी है। अब इससे ज्यादा हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अरे भाग्यवान, आज की रात कैसे भी काट लो यार। क्यों जी, आप कल को हमारे लिए एसी लगवा देंगे क्या? या फिर 5 स्टार कमरा बनवा देंगे, जो आज की रात कैसे भी काट लो ये कह रहे हैं? अरे मुझे तो अब यही लग रहा है कि यही हमारा जीवन है। ये बात सुनते ही दूसरी तरफ से गुड़िया कहती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही दीदी। ओ हाय ये मच्छर, अरे दीदी अब तो ये गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऊपर से ये मच्छर, मच्छर कम खटमल ज्यादा लग रहे हैं, जैसे खून पी रहे हो मेरा। लाओ मच्छरदानी निकालता हूँ। अरे यार, लेकिन वो भी तो एक ही है। अब तो यही बाकी था, शादी हुई है या जेल हुई है? शायद जेल। श्यामू के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही एक दूसरे से खट्टी मीठी बातें करते हुए वो दोनों देवरानी जेठानी और उसके पति पूरी रात काटते हैं। ऐसे ही अगली सुबह होती है, जहां वो दोनों बहुएं अपनी अपनी पहली रसोई की रस्म घर के चूल्हे पर करती हैं। हाय ये गर्मी, चूल्हे के सामने बैठने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आग की भट्टी में चल रही हूँ। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस गर्मी में तो पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा, वो भी इतना गर्म है कि गला जला दे रहा है। हाँ वो तो है। और इस तरह उन दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म भी जैसे तैसे हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और दिन का समय तो फिर भी जैसे तैसे कट जाया करता था, लेकिन रात उनके लिए काला पानी की सजा हो जाया करती थी। ऐसे ही दिन ब दिन दोनों बहुओं की समस्या कम होने की बजाय और भी बढ़ती जा रही थी कि तभी एक दिन रात तो जैसे तैसे निकाली, दिन में भी चैन नहीं। एक कमरे में चार लोग, ऊपर से भावी देवरानी के बीच टकरार। क्या करें आखिर हम? हाँ और कुछ कह दो, पर्दे की ओट से आवाज भी साफ आती है, कुछ छुपता नहीं बिल्कुल भी। वहीं दूसरी ओर उनकी सास श्यामा देवी चिंता में डूबी हुई थी। हे भगवान, बहुएं तो रानी बन के आई थी, अब इस तपते घर में कहीं नाराज ना हो जाए। श्यामा देवी जो अपने मन में सोच रही थी, अब वो चीजें होती हुई उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। अब किसी न किसी बात पर दोनों बहुओं में अनबन हो जाया करती थी। देखो गुड़िया, तुम अपने बिस्तर की चादर मेरी तरफ क्यों फैला देती हो हर बार? अरे दीदी, आपकी परछाई भी हमारी तरफ पड़ती है, तो अब क्या हम साइड बदल ले? अरे ये क्या भला बात हुई? देखो दीदी, आप बेशक इस घर की मेरी जेठानी हो, लेकिन ध्यान रहे मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। और इस तरह उन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाया करती थी और वहीं अक्सर उनके बीच उनकी सास को आकर उनकी सुलह करवानी पड़ती थी। लेकिन उनकी लड़ाई अगले दिन फिर से दोबारा शुरू हो जाती थी। वहीं एक दिन श्यामा देवी दोनों की बातें सुन लेती है, वे आपस में हंस रही होती हैं। अरे दीदी, अच्छा हुआ झगड़ा करने का प्लान बनाया, अब अम्मा खुद परेशान है। हाँ अब तो पक्का 2 कमरा बनवाएंगी, गर्मी में तो यूं भी जान निकलती जाती है। ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से उनकी सास सुन लेती है। तो ये खेल है, अब समझ में आया कि ये रोज रोज आपस में झगड़ा क्यों करती हैं। जिसके बाद शाम को श्यामा देवी अपने पति हरिराम से कहती है, सुनिए जी, मुझे अब और झेलना नहीं, बहुओं की बात भी ठीक है, 2 कमरा बनवाना ही होगा। लेकिन भाग्यवान पैसवा कहाँ से आएगा जी? वो मेरी फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दूंगी और बेटों से थोड़ी मदद ले लूंगी। चलो ठीक है, बहुओं के चेहरे की खुशी देखे तो
मानो जमाना हो गया है। और इस तरह श्यामा देवी अपनी दोनों बहुओं के लिए 2 छोटे छोटे कमरे बनवा लेती है और उसमें पंखे भी लगवा देती है। अरे वाह, श्यामा देवी ने तो कमाल कर दिया। बहू के लिए 2-2 कमरा। अब तो मोहल्ले में मिसाल बन गई। अब तो सुकून मिलेगा दीदी। अब झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कभी कभी मस्ती के लिए कर लेंगे। अब तो सुहाग रात भी असली ही लगेगी। और मच्छरदानी भी सबकी अपनी अपनी। जिसके बाद वो सभी जोर जोर से हंसते हैं। वहीं उसी दिन बिंदिया और गुड़िया को देखकर श्यामा देवी कहती है, देखो बहू, तुम दोनों ने जो भी किया वो मुझे सब पता है। मुझे पहले गुस्सा आया पर अब समझ आ गया। तुम भी अपने हक के लिए लड़ रही थी। माँ जी, घर का हिस्सा चाहिए था, लेकिन परिवार का हिस्सा हम बन चुके हैं। अब घर भी बड़ा हो गया और दिल भी। बिल्कुल सही कहा मेरी जेठानी ने। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, लाल लाल तरबूज। तरबूज गर्मियों का सबसे बेहतरीन फल है। तरबूज ले लो, तरबूज। अरे भैया, कैसे दिया आपने तरबूज? बस बहन जी, 15 रुपए किलो ही है। ले लीजिए, ताजा और मीठे रसदार तरबूज हैं, बिल्कुल लाल लाल। अभी अभी खेतों से तोड़कर लाया हूँ। ठीक है भैया, एक काम कीजिए, एक तरबूज मुझे दे दीजिए, लेकिन हाँ, मीठे जरूर होने चाहिए। ये लीजिए पैसे। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, ये मेरा वादा है। अरे मेरे तरबूजों की तो बात ही अलग है। इस तरह मोहन अपने तरबूजों की खूब तारीफ करता है और साथ ही लोगों को भी मोहन के तरबूज देखने में काफी अच्छे लग रहे थे, इसलिए उसके तरबूज झट से बिक जाते हैं। अरे भाई, आज तो कमाल ही हुई गवाह। हमने तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी सारे तरबूजें बिक जाएंगी। एक काम करूंगा, कल मैं थोड़ा और ज्यादा तरबूज लेकर आऊंगा ताकि बिक्री ज्यादा हो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि घर चला जाता हूँ। आज के लिए तो इतना ही काफी है। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर गाते हुए गुनगुनाते हुए जाने लगता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ऐसे ही मोहन गाते गुनगुनाते अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके दोनों बच्चे पिंकी और चुन्नू उसे देखते ही उससे लिपट जाते हैं। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। वो बच्चों, मुझे माफ कर दो। दरअसल आज के सारे तरबूज बिक गए, एक भी नहीं बचा। मैं एक काम करूंगा, कल मैं ज्यादा तरबूज भी तोड़कर लाऊंगा और तुम्हारे लिए एक तरबूज पहले से ही बचाकर अपने पास रख लूंगा। ठीक है? ठीक है पिताजी, लेकिन पक्का आप कल लेकर आएंगे ना? ठीक है बाबा, मैं पक्का ले आऊंगा। अजी, अब बच्चों से बातें ही करते रहेंगे या फिर हाथ मुंह धोएंगे? वैसे आज आप घर जल्दी आ गए, क्या बात है? अरे भाग्यवान, आज सारे तरबूज बहुत जल्दी बिक गए। कल मुझे और बहुत सारे तरबूज लेकर जाने होंगे। चलो अब जल्दी करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। खाना निकाल दो फटाक से। जी, आप बैठिए, मैं परोसती हूँ। इसके बाद मोहन का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और फिर आराम से सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहाँ सुबह सवेरे ही मोहन अपने खेत पर चला जाता है। अरे वाह, इस बार तो पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिख रहे हैं। इस बार तो तरबूज की फसल काफी अच्छी हुई है। अभी मोहन तरबूज तोड़ते हुए इतना कहा ही था कि तभी वहां पर गांव का लाला आ जाता है और उससे कहता है, अरे क्या बात है मोहन, बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे लाला जी, आप राम राम। वो दरअसल मैं खुश इसलिए था क्योंकि मेरा इस बार का तरबूजों का फसल काफी अच्छा हुआ है। बस इसे देखकर बड़ा ही सुकून आ रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें मेरे पैसे भी लौटाने हैं, कहीं भूल मत जाना। नहीं नहीं लाला जी, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि मैं आपके उधार के पैसे लौटाना भूल जाऊं। इस बार तो मैं अपना पूरा कर्ज सूद समेत आपको वापस लौटा दूंगा। आपको इसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मोहन, इसी भरोसे पर तो मैं तुम्हें हर बार कर्ज दे दिया करता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो। जी राम राम लाला जी। इसके बाद लाला वहां से चला जाता है
वहीं मोहन अपने खेत से तरबूजों को तोड़कर बाजार में जाने लगता है। अरे तरबूज ले लो, तरबूज लाल लाल मीठे मीठे रस से भरे तरबूज ले लो भैया, ले लो मेरा तरबूज लाल है, पूरा ठेला लाल है लाल है लाल है। अरे मोहन भैया रुकिए, अरे कैसे देवत है आप तरबूज? हाँ अरे जोगी भैया आज तो 15 रुपए किलो ले लो, भाभी जी और तुम्हारा बच्चा खाकर मस्त हो जाएंगे और तरोताजा भी हो जाएंगे। हाँ हाँ भैया बस यही खाते हैं हम लोग, मतलब हम भी जो है ना बच्चन के लिए तो ले रहे हैं, तरबूज की जिद करते रहते हैं दिन भर, क्या करें अब। अरे ले जाइए भैया, आज बहुत ही बढ़िया और लाल मीठे तरबूज हैं, कोनो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इन तरबूजन में। ऐसा कहकर मोहन तरबूज जोगी को दे देता है और पैसे लेकर वहां से आगे बाजार की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंच जाता है और वहां जोर जोर से तरबूज तरबूज चिल्लाकर बेचने लगता है। कुछ देर में उसके तरबूज बिक जाते हैं और एक तरबूज वो अपने बच्चों के लिए बचाकर अपने घर ले आता है। ऐसे ही मोहन के परिवार की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। रोज की तरह मोहन अपने खेतों पर तरबूज तोड़ने जाता है। आज उसके साथ उसकी पत्नी ममता भी थी। वो दोनों तरबूज तोड़कर बाजार में तरबूजों को बेचने के लिए निकल जाते हैं। आज आसमान में कुछ ज्यादा ही घने बादल थे जो कि गरज रहे थे। वहीं दोनों पति पत्नी बाजार में तरबूज बेचने बैठ जाते हैं। अजी आज हम सुबह से बैठे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे हाँ, आज पता नहीं ये बरसात का मौसम कहाँ से आ गया। मैंने तो सोचा था कि इस बार की बिक्री अच्छी हो जाएगी, मैं तो लाला जी का कर्जा भी चुका देता। अब तो आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब सब भगवान भरोसे ही है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। अरे ये क्या, बहुत तेज बारिश आने वाली है, जल्दी से सारा सामान समेट लो जी। दोनों ने जल्दी से तरबूज की टोकरी उठाई और घर की ओर जाने लगे, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि रास्ते में काल बनकर बैठी मौत उनका इंतजार कर रही थी। बीच रास्ते में पहुंचते ही अचानक मोहन का पैर सड़क पर टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ता है और जोर से उसकी चीख निकल जाती है। क्या हुआ जी? ममता ने जैसे ही मोहन को छुआ उसे जोर की बिजली का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। उसे समझते देर नहीं लगी कि बिजली का करंट लगने से उसके पति की मौत हो गई है और इस सदमे में ममता भी अपना होश खोकर वहीं पड़ी रही। वहीं दूसरी ओर रात भर पिंकी और चुन्नू अपने माता पिता के इंतजार में अपनी चौखट पर बैठकर रोते रहे। सुबह मोहन की लाश को देखकर ममता सदमे में जा चुकी थी। ममता को घर लाया गया। गांव वालों ने जैसे तैसे करके मोहन का अंतिम संस्कार किया। ममता की आंखों में आंसू की बूंद तक नहीं थी, वो बस गुमसुम बैठी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनके चौखट पर लाला आ जाता है। देखो ममता, मोहन ने मेरे से काफी कर्जा लिया था और मैं बखूबी बात जानता हूँ कि तुम वो उधार चुका नहीं पाओगी, इसलिए मैं ये घर अपने नाम करना चाहता हूँ। लाला जी हम कहाँ जाएंगे, मेरी माँ को तो होश भी नहीं है। देखो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ मैं। अब तुम जहाँ चाहे जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारी माँ ठीक रहती तो एक पल के लिए सोचता भी, पर अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पिंकी अपने छोटे भाई चुन्नू और ममता के साथ अपने गांव के लोगों से बहुत मदद मांगती है। काकी अब तो हमारी मदद कीजिए, अब तो मेरे पिताजी को जानती थी ना, प्लीज मेरी सहायता कीजिए काकी। बिटिया, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बहू ऐसा करने नहीं देगी। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे भी वो घर से निकाल देगी। इस तरह गांव का हर सदस्य पिंकी से कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी मदद नहीं करता है, जिसके बाद पिंकी अपने परिवार को लेकर धीरे धीरे अपने गांव से काफी आगे निकल जाती है। दरअसल पिंकी अपने पिताजी के खेत पर जा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पिता का खेत कहाँ है। काफी देर चलने के बाद चुन्नू पिंकी से कहता है, चुन्नू तू फिक्र मत कर, आगे एक नदी मिलेगी, मैं तुझे वहाँ से पानी पिला दूंगी और बस हम अपने तरबूज के खेत पर पहुँचने वाले हैं, तू थोड़ा सा सब्र कर। अभी पिंकी ये चुन्नू से कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बूढ़े काका आ जाते हैं। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। काका के इस तरह कहने पर पिंकी उन्हें सब बातें बताती है, जिसके बाद काका उन्हें उनके खेत पर जाने के लिए रास्ता बता देते हैं और पिंकी अपने परिवार को लेकर वहां जाने लगती है और कुछ देर में वो सभी तरबूज के खेत में पहुंच जाते हैं।
ये लो चुन्नू, हम आ गए। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हैं? पिंकी इतना कहकर अपनी माँ को रोकने जाती है कि तभी चलते वक्त उसकी माँ का एक पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर पर चोट आ जाती है। अरे पिंकी बेटा, हम यहाँ कैसे? हम तो अभी ममता ने इतना कहा ही था कि उसे बीती हुई सारी बातें याद आ जाती है और वो ये सारी बातें सोच सोच कर रोने लगती है। वहीं पिंकी ये भी बताती है कि अब उन लोगों के साथ क्या क्या हो चुका है। माँ, हम कहाँ रहेंगे माँ? हमारे पास तो घर भी नहीं है। बेटा, अब तुझे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तेरी माँ है ना। ऐसा कहकर वो दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर मोहन जी ने अपने जीवन की शुरुआत इसी खेत से की थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इन तरबूजों के अलावा और कुछ है भी नहीं। अभी ममता ने इतना मन ही मन सोचा ही था कि तभी उसे एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो इन तरबूजों से ही तरबूज का घर बना ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेटा पिंकी, चुन्नू, इधर आओ। तुम दोनों मिलकर यहाँ तरबूज लगाओ, हम तरबूज का घर बनाएंगे। ऐसा कहने के बाद दोनों भाई बहन तरबूजों को इकट्ठा करते हैं और ममता इन तरबूजों से धीरे धीरे घर बनाना शुरू करती है। कुछ ही घंटों में ममता एक शानदार तरबूज का घर बनाकर तैयार कर लेती है। तरबूज का घर देखने में काफी शानदार होता है और अब से ममता और उसके दोनों बच्चे उसी तरबूज के घर में काफी शानदार जिंदगी बिताते हैं। वहीं अब इस अनोखे तरबूज के घर की बात पूरे गांव में फैल जाती है और वहां पर टूरिस्ट भी पैसे देकर उसके घर को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस तरह से अब ममता का जीवन अपने बच्चों के साथ चलता रहता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।